Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Zainab Fatma and I'll be teaching you science. हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 which is about solution. हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है. हमने ये पढ़ा कि जब सोल्यूशन के अंदर हम एक सॉल्वेंट और सोल्यूट को ऐड करते हैं तो या तो वो सोल्यूशन बनाता है या सस्पेंशन. ये डिपेंड करता है ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ आवर सोल्यूट. जो भी चीज हम डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, अगर वो डिसॉल्व हो जाए तो हमारे पास सोल्यूशन बनता है और अगर वो डिसॉल्व ना हो तो हमारे पास सस्पेंशन बनती है. हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह हम एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. आज इसी टॉपिक के मुतालिक हम कुछ डिटेल से पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं. सो द टॉपिक इज क्रिस्टल्स. क्रिस्टल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि हमने इसे पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि एक मिक्सचर में अगर हम सॉलिड पार्टिकल्स को और लिक्विड को डिसॉल्व करते हैं तो फिर उनको सेपरेट किस तरीके से किया जा सकता है. एक मेथड हमने पढ़ा था फिल्टरेशन का. अगर तो ये सॉलिड पार्टिकल्स हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व ना हो तो हम फिल्टरेशन के प्रोसेस से उनको अलग कर सकते हैं. मगर अगर ये सॉलिड पार्टिकल्स हमारे सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस कराते हैं या फिर परफॉर्म करते हैं. जब भी हम क्रिस्टलाइजेशन या इवेपोरेशन का प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास सॉलिड रेजिड्यू बचता है और उस सॉलिड रेजिड्यू को हम कहते हैं क्रिस्टल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल. अब इनको क्रिस्टल्स क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं. क्रिस्टल्स हैव अ रेगुलर शेप. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है दैट इट हैज अ रेगुलर शेप. जो भी क्रिस्टल होता है या कोई भी सॉलिड होता है उसकी जो शेप है वो रेगुलर रहती है, फिक्स्ड रहती है. सेकेंड इज कि उसके जो सरफेसेस होते हैं या उसके जो फेसेस हैं वो फ्लैट होते हैं, मगर फ्लैट फेसेस के साथ उसके जो एजेस हैं वो शार्प होंगे. तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपने पढ़े अबाउट क्रिस्टल. हमने इससे पहले जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था एक सॉल्ट सोल्यूशन में से सॉल्ट को अलग करने का, तो हमने ये किया था कि वाटर को इवेपोरेट करवाया. इवेपोरेशन कहते हैं द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट. अगर हम किसी भी लिक्विड को हीट देते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. बिल्कुल इसी तरह जब हमने सॉल्ट सोल्यूशन को हीट दी तो उसका जो वाटर था वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया और हमारे पास पीछे सॉल्ट बच गया. अगर आप इस सॉल्ट के एक पार्टिकल को उठा के बहुत करीब से बहुत गौर से देखें या माइक्रोस्कोप की मदद से एग्जामिन करें तो आपको उसका स्ट्रक्चर एक क्रिस्टल जैसा नजर आएगा विच हैज अ रेगुलर शेप, इट हैज फ्लैट फेसेस. अगर मैं उसका 3D यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो वो इस तरह से बनेगा. इस तरह से जिस तरह क्यूबिकल होती है बिल्कुल उस तरह से हमारे पास क्रिस्टल होता है. अगर आप अभी भी अपने घर में मौजूद शुगर का एक पार्टिकल उठाएं और उसको गौर से देखें देन यू विल रियलाइज कि ये जो है क्रिस्टल फॉर्म करता है जिसके फ्लैट फेसेस हैं मगर जो एजेस हैं वो शार्प हैं और जो शेप है वो एक रेगुलर शेप है. हर क्रिस्टल इसी शेप का होगा. अगर हो सकता है कि अगर हम बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करें किसी भी चीज की जैसे शुगर की तो फिर वो मशीनरी में आके टूट जाए क्रिस्टल, मगर जो ओरिजिनली नेचुरली शेप होती है वो ऐसी ही शेप होती है हर क्रिस्टल की. इसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखा है मेड बाय आइदर क्रिस्टलाइजेशन और सॉलिडिफिकेशन. यहाँ पे दो प्रोसेसेस के नाम लिखे हैं. नंबर 1 इज क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन वही प्रोसेस है जो अभी मैंने आपको रिवाइज करवाया. वो है द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड और जो बाद में बच जाता है हमारे पास सॉलिड रेजिड्यू. एक दफा हम डेफिनेशन को रीड करेंगे देन आई विल मेक श्योर कि आपको अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए. हीटिंग अ सॉल्यूशन until the liquid evaporates and solid residue is left behind. क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं ऐसे प्रोसेस को जिसमें हम लिक्विड को जब भी हीट करेंगे तो लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास जो पीछे बच जाएगा सॉलिड रेजिड्यू उसको हम कहेंगे क्रिस्टल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स. ये है पहला प्रोसेस. इसको क्रिस्टलाइजेशन भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इवेपोरेशन के बाद जो सॉलिड बचता है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है. सेकेंड इज सॉलिडिफिकेशन. यहाँ लिखा है इसकी डेफिनेशन में दैट कूलिंग डाउन अ मोल्टन सब्सटेंस अंटिल अ सॉलिड मटेरियल इज फॉर्म्ड. एक मोल्टन सब्सटेंस को जब हम कूल डाउन करेंगे और हमारे पास सॉलिड पार्टिकल आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि दैट दिस इज अ क्रिस्टल ऑफ सॉलिड. अब ये किस तरह से होता है ये मैं आपको समझाती हूँ एक बहुत कॉमन एग्जांपल से. द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स.
हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर मौजूद होता है लावा, मतलब जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है उसके अंदर मोल्टन लावा मौजूद है, पिघले हुए पत्थर। ये जो मोल्टन लावा है ये किसी पहाड़ के अंदर से निकल के बाहर आता है। उस पहाड़ को हम कहते हैं अ वोल्केनो। इस वोल्केनो से जब ये लावा बाहर आएगा तो आपको पता है कि पहाड़ जो है वो स्टीप होता है। यहाँ से जब लावा बाहर आएगा देन इट विल मूव टूवर्ड्स द सरफेस, मतलब ग्राउंड की तरफ आएगा। तो वो इस स्टीप सरफेस से होता हुआ आएगा और अल्टीमेटली जब उसका एक्सपोजर होगा हवा के साथ तो ये कूल डाउन कर जाएगा। जब ये मोल्टन लावा जो है ये कूल डाउन करता है, मोल्टन या लावा इसको हम दोनों नाम दे सकते हैं, जब ये कूल डाउन करता है तो कूल डाउन करके ये क्रिस्टल्स बनाता है जिसको हम कहते हैं पत्थर। ये वही पत्थर हैं जो हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। अब इसकी भी दो टाइप्स हैं। अगर तो हमारा लावा बहुत जल्दी से कूल डाउन कर जाएगा तो जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो साइज में छोटे होंगे, और अगर ये लावा काफी देर बाद कूल डाउन करे तो जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो साइज में बड़े होंगे। तो आपने देखा कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, उनकी क्या शेप है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्रिस्टल्स किस तरीके से बन सकते हैं। एक तरीका है क्रिस्टलाइजेशन का जो हमने पहले भी पढ़ा था, और एक है सॉलिडिफिकेशन का जो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक सोल्यूशन लेते हैं एज एन एग्जाम्पल, और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इट इज विद कॉपर सल्फेट, क्रिस्टल्स फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और हमने उस सोल्यूशन में से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स निकालने हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं दैट कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट। कॉपर को इंडिकेट किया जाता है Cu से और सल्फेट को इंडिकेट किया जाता है SO4 से। ये फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट का। इसको पानी के साथ मिक्स किया जाए तो हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आता है। अब हमने इस सोल्यूशन में से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स निकालने हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले सॉल्ट सोल्यूशन में से सोडियम क्लोराइड मतलब टेबल सॉल्ट के क्रिस्टल्स को बनाया था। फर्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। हीट द सोल्यूशन टू इवेपोरेट सम वाटर। आपके सामने मैंने एक डिश बनाई और उसके अंदर मैंने सोल्यूशन बनाया। सोल्यूशन के अंदर मैंने रेड डॉट्स इंडिकेट किए हैं दैट इंडिकेट कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स हैं इस पानी के अंदर और हम इसको हीट कर रहे हैं। जब हीट इसको मिलेगी तो ये जो मैंने ऊपर स्टीम बनाई है दिस इज एक्चुअली द टेकिंग प्लेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हो रही है इस डिश के अंदर। इसमें जो लिक्विड पार्ट है वो इवेपोरेट कर रहा है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू गैसियस स्टेट या फिर स्टीम। तो पहला हमारा स्टेप था कि हमने इस सोल्यूशन को हीट करना है। जब हम हीट करेंगे देन इट विल इवेपोरेट सम वाटर। अब यहाँ पर सम क्यों लिखा गया है, हमने तमाम वाटर क्यों नहीं इवेपोरेट किया वो आपको अभी पता चलेगा। सेकेंड स्टेप इज स्टॉप हीटिंग व्हेन हाफ द सोल्यूशन इज गॉन। जब ये सोल्यूशन यहाँ से यहाँ आ जाए, मतलब इस पॉइंट तक पहुंच जाए, इसका मतलब हाफ रह जाए, तो हम फिर उसको हीट करना बंद कर देंगे। अब हमने हीट करना बंद कर दिया तो बाकी का पानी कैसे इवेपोरेट करेगा। यहाँ मैंने एरो के साथ एक पॉइंट लिखा, दिस मेक्स द सोल्यूशन कंसंट्रेटेड। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं दैट वी हैव डिस्कस्ड कि सोल्यूशन की दो टाइप्स हैं, एक है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन एंड सेकंड इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन। सबसे पहले एक सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं जिसमें नंबर 1 है हमारा सोल्यूट एंड नंबर 2 इज सॉल्वेंट। यूजुअली जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में होती है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, जिसके अंदर हम किसी और चीज को मिक्स करते हैं। यूजुअली जो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है इट इज वाटर। यहाँ पे अगर हम कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व कर रहे हैं इन वाटर तो कॉपर सल्फेट होगा हमारा सोल्यूट और पानी होगा हमारा सॉल्वेंट। अगर तो पानी की क्वांटिटी हमारे सोल्यूट से ज्यादा है, मतलब कॉपर सल्फेट से ज्यादा है, तो ये होगा डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर हमारे कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी पानी से ज्यादा हो जाती है तो ये होगा हमारा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। यहाँ पे पहले तो इनिशियली पानी ज्यादा था, हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन था, मगर जब हमने फर्स्ट स्टेप को किया, मतलब हमने इवेपोरेशन करवाई, तो हमारे पास पानी हो गया आधा। इसका मतलब कि कॉपर सल्फेट की जो क्वांटिटी है, जो कंसंट्रेशन है, वो बढ़ गई एज कंपेयर टू आवर सॉल्वेंट। इसीलिए हम कहेंगे कि हमारा अब जो सोल्यूशन है इट इज कंसंट्रेटेड। थर्ड स्टेप इज लीव द सोल्यूशन इन अ वार्म एंड ड्राई एनवायरनमेंट। अब ये जो आधा पानी बच चुका है जिसको हम कह रहे हैं अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इसको हमने एक ड्राई और गर्म जगह पे, खुश्क और गर्म जगह पे रख देना है और रख के अब हमने छोड़ दिया है।
अब हम देखते हैं कि इसको गर्म जगह और ड्राई जगह पे रखने की वजह से क्या चेंजेस आ रही हैं। यहाँ पे एरो लगा के वही चीज कॉन्टिन्यूटी में चल रही है। यहाँ जो पॉइंट लिखा है वो लिखा है रिमेनिंग वाटर गेट्स इवेपोरेटेड स्लोली। अब जो आधा पानी उसमें रह गया था वो स्लोली इवेपोरेट करेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था जब भी लिक्विड को हीट किया जाए तब वो इवेपोरेट करता है। यहाँ तो हमने हीट करना बंद कर दिया है, तो फिर ये लिक्विड इवेपोरेट क्यों करेगा? आप एक एक्सपेरिमेंट की मदद से घर में समझ सकते हैं। अगर आप एक ग्लास लें पानी का भरा हुआ और उसको आप धूप में जाके रख दें तो वो बहुत तेजी से कम होता जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि पानी इवेपोरेट कर रहा है, इसीलिए उसकी कंसंट्रेशन, उसकी क्वांटिटी जो है वो कम होती जाएगी। अब आप ये करें कि उसको धूप से उठा के रख दें छांव के अंदर, मगर अभी भी वो उसी गर्म और खुशक एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है। फिर भी जब आप देखेंगे कि कंपैरेटिवली अगर वो 1 घंटे में आधा हो गया था तो अब वो 1 घंटे में थोड़ा सा और कम हो जाएगा। जो हमारी स्पीड है इवेपोरेशन की वो कम हो गई है, वो स्लो डाउन कर गई है, मगर इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप नहीं किया। अब यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन था डिश के अंदर, जो कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है और गर्म है इस वक्त क्योंकि हम उसको हीट कर रहे थे और इवेपोरेशन हो रही थी। अब जब हमने हीट करना बंद कर दिया तो हुआ ये कि वो अभी भी गर्म है। 2 वजहों से हमारे पास क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे। नंबर 1 तो ये कि सबसे पहले हमारा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जो है वो कुछ एक्स्ट्रा सॉल्ट को बाहर निकाल देगा। अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो पीछे से लिंक कर रहा है। अगर तो आपने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं सुने तो आपको ये लेक्चर भी समझ नहीं आएगा, मगर मैं आपके लिए दोबारा ये कॉन्सेप्ट जल्दी से रिवाइज करवा दूं कि जो सॉलिबिलिटी होती है, सॉलिबिलिटी इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ डिसोल्यूशन। एक सोल्यूट जो है वो एक सॉल्वेंट के अंदर कितना डिसॉल्व होगा, इसको हम कहते हैं सॉलिबिलिटी। अब ये जो सॉलिबिलिटी है ये 2 चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 इज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा कॉपर सल्फेट उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। सेकेंड इज द टेम्परेचर। जितना हम उस सोल्यूशन को गर्म करेंगे उतना ज्यादा हमारा सोल्यूट हमारे सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब कि गर्मी की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज करती है। अब यहाँ पे जब हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा था तो सॉल्वेंट ने ज्यादा सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व किया हुआ था। अब ये आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन करेगा। जब हमारा सॉल्वेंट कूल डाउन करेगा तो उसकी जो सॉलिबिलिटी है वो ऑब्वियसली कम है एज कंपेयर टू द वार्म या फिर द हॉट सोल्यूशन जो इससे पहले हमारे पास था। तो इसीलिए जो हमारे पास एक्स्ट्रा सॉल्ट होगा उसके क्रिस्टल्स पहले से ही बाहर आ जाएंगे। वो होंगे हमारे पास थोड़े से क्रिस्टल्स। अब जो बाकी के क्रिस्टल्स हैं वो बनेंगे बाय इवेपोरेशन ऑफ द रिमेनिंग वाटर, जो कि हम हीट से नहीं बल्कि उसको सिंपली गर्म और ड्राई एनवायरनमेंट में रख के कर रहे हैं। लास्ट स्टेप देख लेते हैं कि क्या है। स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर लेफ्ट बिहाइंड इन द डिश। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो अल्टीमेटली हमारे पास डिश में बच जाएंगे। यहाँ पे मैंने बनाया CuSO4 that indicates copper sulfate, और यहाँ मैंने क्यूबिकल क्रिस्टल्स बनाए हैं ताकि आपको याद रहे कि क्रिस्टल्स की शेप क्या होती है और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स जो हैं वो डिपॉजिट कर जाते हैं हमारे इस पूरे प्रोसेस में। तो हमने जो आज एक्सपेरिमेंट किया जल्दी से उसको दोबारा रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले हमने एक डिश में सोल्यूशन लिया वाटर और कॉपर सल्फेट का, जो आपस में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद हमने उसको हीट किया। हीट करने की वजह से हमारा जो पानी है वो इवेपोरेट करना शुरू हो गया। जब वो पानी आधा रह गया तो हमने हीट करना बंद कर दिया। सबसे पहले तो जब ये पानी कूल डाउन करेगा तो थोड़ा थोड़ा वो इवेपोरेट भी करेगा, और कूल डाउन करने की वजह से क्योंकि कूल्ड डाउन सॉल्वेंट की सॉलिबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू द हॉट सॉल्वेंट, इसीलिए जो हमारे पास एक्स्ट्रा सॉल्ट है उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे जिस तरह यहाँ बने हुए हैं। तो ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट जो कि हमने पढ़ा ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के क्रिस्टल्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। लास्ट में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं। सो डिड यू नो दैट द वर्ड क्रिस्टल इज एन एंशिएंट ग्रीक वर्ड यूज्ड फॉर आइस। ये जो वर्ड क्रिस्टल है जो हम पढ़ रहे हैं ये ओरिजिनली एक बहुत पुराना ग्रीक लफ्ज है जो कि बर्फ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बर्फ में अगर आप बहुत गौर से देखें तो आपको बहुत खूबसूरत क्रिस्टल्स नजर आएंगे। तो जब साइंटिस्ट ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया
और फिर जो उनके पास सॉलिड रेजिड्यू बचता था उसके क्रिस्टल्स को क्लोजली एग्जामिन किया तो उनको ऐसा ही लगा जैसे वो बर्फ को देख रहे हो, क्योंकि बर्फ में भी क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं। इसीलिए इन सॉलिड रेजिड्यूज या पार्टिकल्स का नाम रखा गया क्रिस्टल्स। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक और बात मैं आपको बता दूं अबाउट कॉपर सल्फेट कि जो कॉपर सल्फेट होता है कि बिल्कुल सॉल्ट, मगर ये बहुत पॉइजनस होता है। इसीलिए अगर आप लैब में इसका कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो मेक श्योर आप इसको इंजेस्ट या इनहेल ना कर लें, बिकॉज इट कैन कॉज सीरियस मेडिकल कंडीशंस। इसको जब भी इस्तेमाल करें तो मुंह पे मास्क पहने और हाथ को बार बार धोएं। तो आज जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।